हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन माय यूट्यूब चैनल। आज का जो सेशन रहने वाला है, ये सारा जो सेशन है इट विल बी डेडिकेटेड टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, पर्टिकुलरली सोशियोलॉजी स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैंने सीरीज़ एक स्टार्ट की है। इसका पार्ट 1 रहेगा आज, एंड नेक्स्ट सेशंस में हम कुछ और इसके पार्ट्स करेंगे, सो दैट आप जब एग्ज़ामिनेशन में बैठोगे तो यू विल फील बेटर और आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़, हम यहाँ पे खाली एमसीक्यूज़ का आंसर नहीं करेंगे, बट जो ऑप्शंस दिए गए हैं क्वेश्चंस में से, उनको भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, सो दैट कि आपको ये पता चले कि क्वेश्चन जो है वो कहाँ से किस एंगल से पूछा जा सकता है। जिन स्टूडेंट्स ने अभी सोशियोलॉजी जो है उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर नहीं किया है, दिस सेशन विल बी बेनिफिट फॉर देम एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू प्रिपेयर सोशियोलॉजी इन अ बेटर वे। चलिए बिना देरी हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, वो आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन को पहले आप देखिए अच्छे से, इसको समझिए एंड देन क्वेश्चन का आंसर कीजिए। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, हु कॉइन्ड द टर्म सोशियोलॉजी। ये सोशियोलॉजी जो टर्म है ये किसने कॉइन की है, ये किसने दिया है। द योर ऑप्शंस विल बी फर्स्ट हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्त कॉम्टी, इमाइल ड्रेकहेम एंड कार्ल मार्क्स। इस क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे, द राइट ऑप्शन विल बी अगस्त कॉमिटी। नाउ अगस्त कॉमिटी जो है, इसने जो सोशियोलॉजी टर्म जो है, इसने सोशियोलॉजी टर्म को कॉइन किया है, एंड ही इज़ आल्सो रिगार्डेड एज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। रिमेंबर दिस पॉइंट, हु इज़ द फादर ऑफ सोशियोलॉजी? इट इज़ नन अदर देन अगस्त कॉम्टी। दिस इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन। मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन, the question number 2 is, who is considered as the father of sociology? अभी हमने डिस्कस किया है कि जो फादर ऑफ सोशियोलॉजी है वो कौन है, दैट इज अगस्त कमिटी। द राइट ऑप्शन विल बी अगस्त कमिटी। इस कमिटी ने क्या किया है, इसने टर्म सोशियोलॉजी दी है एंड ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। Moving to the next question. Now the third question on your screen is, what is the primary focus of sociology? Sociology का primary focus क्या है? क्या sociology का primary focus है study of individual behavior? This is the first option. Second, study of society and social relationships. Second option, study of biological evolution या स्टडी ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स। आप क्वेश्चंस का आंसर कीजिए, तो फिर हम इन ऑप्शंस को देख लीजिए। नाउ द राइट ऑप्शन विल बी स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सोशल रिलेशनशिप्स। नाउ सोशियोलॉजी हम किसको कहते हैं? सोशियोलॉजी हम उस ब्रांच ऑफ नॉलेज को कहते हैं जिसमें हम सोसाइटीज़ को, डिफरेंट सोसाइटीज़ को स्टडी करते हैं एंड दियर सोशल रिलेशनशिप्स, यानी सोसाइटी के बीच में क्या रिलेशनशिप्स है उनको स्टडी करना। दिस इज व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ सोशियोलॉजी। द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सोशल रिलेशनशिप्स। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी as a distinct discipline is closely associated with which period? यानी सोशियोलॉजी जो है ये एक डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन एज ए ग्रो हुआ है। नाउ दिस इज क्लोजली एसोसिएटेड विथ विच पीरियड? किस पीरियड से ये रिलेटेड है, जहाँ से सोशियोलॉजी जो है एक डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन सामने आया है? ये किस पीरियड से रिलेटेड है? इज इट रिलेटेड टू द रेनेसेंस पीरियड? Is it related to the Enlightenment period? Is it related to the Industrial Revolution? Or is it related to both B and C, यानी Enlightenment period or Industrial Revolution?
So the right option will be option number D, both B and C, enlightenment period and the industrial revolution. Now ये दोनों क्या है, इन दोनों को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, ये जो enlightenment period है और industrial revolution है. Now see enlightenment period जो है, now this is also called the age of reason, age of reason. कुछ दो चार पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसके रिलेटेड. नाउ दिस इज कॉल्ड द एज ऑफ रीजन. किसको? एनलाइटमेंट पीरियड को. नाउ इट रेफर्स टू एन इंटेलेक्चुअल मूवमेंट जो प्राइमरली कहाँ पे, यहाँ जिसका ओरिजिन है वो कहाँ पे हुआ है? फ्रांस और फ्रांस एंड ब्रिटेन में. और ये जो पीरियड चला है इट रन्स अप्रॉक्सीमेटली 100 years. और ये एनलाइटमेंट पीरियड कब स्टार्ट हुआ है? 1680s में. कहाँ पे? फ्रांस और ब्रिटेन में ये स्टार्ट हुआ है. नाउ व्हाट एक्चुअली दिस वाज? इट वाज द इंटेलेक्चुअल एंड द कल्चरल मूवमेंट जो कि 18th सेंचुरी में जो जिसका जन्म हुआ है. एंड इसका जो एम्फेसिस था वो था रीजन पे. किस पे? रीजन पे. Its main emphasis was on reason over superstition. यानी इससे पहले क्या बिलीव किया जाता था? सुपरस्टिशंस पे बिलीव किया जाता था. ब्लाइंड फेथ लोगों में था, ब्लाइंड फेथ लोगों में था. एंड दिस एनलाइटमेंट पीरियड, नाउ इसका एम्फेसिस क्या था? नहीं, हमें सुपरस्टिशंस पे बिलीव नहीं करना चाहिए, बट व्हाट वी नीड रीज़न. वी नीड रीज़न. अगर कोई चीज़ हो रहा है, किसी सोसाइटी में कोई चीज़ हो रहा है, तो उसके लिए कोई रीज़न है, कोई रीज़न है. एंड ब्लाइंड फेथ जो लोगों में था, तो इनका क्या एम्फेसिस रहा है कि नहीं, ये जो ब्लाइंड फेथ जो लोगों में है ये मिटना चाहिए. एंड वी बिलीव इन साइंस, वी बिलीव इन साइंस, वी बिलीव इन प्रैक्टिकलिटी, वी बिलीव इन प्रैक्टिकलिटी. सो दिस वाज द एनलाइटमेंट पीरियड. सो उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया है. तो इससे भी जो साइंस का जो वजूद है वो सामने आया है, टेक्नोलॉजी का वजूद सामने आया है, लोगों में टेक्नोलॉजी साइंस का कंसेप्ट आया है. सो इन दो चीज़ों से, एनलाइटमेंट से और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो पीरियड रहा है, इन दोनों में सोशियोलॉजी जो है ये एक डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन उभर के सामने आया है. सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी एंड सी. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which historical event had a major influence on the development of sociology by challenging traditional authority and introducing new social ideas? यानी जो ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वार, अमेरिकन वार, यहाँ पे ऑप्शंस जो दिए हुए हैं इनमें से आपको बताना है कि किसका मेजर इन्फ्लुएंस रहा है, किस में? सोशियोलॉजी में. बाय चैलेंजिंग ट्रेडिशनल अथॉरिटी, ट्रेडिशनल अथॉरिटी को चैलेंज करना और नए नए सोशल आइडियाज़ को उनको सामने लाना, उनको इंट्रोड्यूस करना सोशियोलॉजी में. तो इसमें किसका ज़्यादातर रोल रहा है? सो राइट ऑप्शन विल बी फ्रेंच रेवोल्यूशन. इट विल बी फ्रेंच रेवोल्यूशन. नाउ सी, अगर हम फ्रेंच रेवोल्यूशन को देखेंगे, सो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है इट स्टार्टेड इन 1789 एंड एंडेड इन 1799. स्टार्टेड इन 1789 एंड एंडेड इन 1799. नाउ ये क्या था? दिस वाज अ पीरियड, ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था, दिस वाज अ पीरियड ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल upheaval in France. यानी सोशल वैल्यूज़ या पॉलिटिकल जो आइडियोलॉजी है, सोशल आइडियोलॉजी है, उसमें एक नई चेंज आई है, उसमें एक नया अपहीवल आया है. कहाँ पे? फ्रांस में. ना अगर हम इस कंसेप्ट की बात करेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन की, तो इसमें जो आउटपुट रहा है वो क्या रहा है? नाउ सी, इट इज़ एसोसिएटेड विथ, एक सेकेंड, सॉरी, इट इज़ एसोसिएटेड विथ
Now see, French Revolution, it is associated with the concept of social group. Social group. Now यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट आया है फ्रेंच रेवोल्यूशन में? सोशल ग्रुपिंग का कंसेप्ट आया है. नाउ फैमिली में कुछ चेंजेस आई है, यानी इससे पहले जो सुपरस्टिशंस पे बिलीव करते थे, वो सारा कंसेप्ट जो है वो ख़त्म हो गया है. नाउ ऑल्सो इट लेड टू द fundamental principles of liberal democracy. यानी एक लिबरल माइंडसेट जो है लोगों में आया है, वो सारी चीज़ें. नाउ स्टेट एंड इंस्टीट्यूशंस जो है उनके बीच के जो रिलेशनशिप्स है उसमें एक हमें चेंज देखने को मिला है. वो जो स्टेट और इंस्टीट्यूशंस के बीच में जो, या चर्चेस के बीच में जो रिलेशंस थी, वो उसमें अब बहुत सारी चेंजेस देखने को हमें मिली है. नाउ मेजर फैक्टर क्या था इसमें कि इस फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से जो सोशियोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है, या हम यूँ कहेंगे कि इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन यूरोप. Emergence of sociology in Europe. यानी इस फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से यूरोप में सोशियोलॉजी का इमर्जेंस हुआ है. सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The industrial revolution led to the emergence of sociology by, यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से जो इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी हुआ है, तो इससे क्या हुआ है, यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से क्या हुआ है? नाउ इट स्ट्रेंथनिंग रूरल इकोनॉमीज. इससे रूरल इकोनॉमीज स्ट्रेंथ हुई है क्या? ऑप्शन बी. क्रिएटिंग सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इन अर्बन एरियाज. दिस इज ऑप्शन 2. ऑप्शन 3, क्रिएटिंग सोशल प्रमोटिंग रिलीजियस रिवाइवल. क्या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से रिलीजियस रिवाइवल हुआ है? क्या रूरल इकोनॉमीज इससे स्ट्रेंथ हुई है? क्या इससे सपोर्ट हुआ है किससे? फ्यूडल स्ट्रक्चर्स में. नाउ सी, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है, इससे हमें क्या मिला है? इससे हमें गैप्स मिली है. क्या मिली है? गैप्स. डेवलपमेंट में हमें गैप्स मिली है. नाउ वी सी रूरल एरियाज जो है वो पुअरली डेवलप्ड है, अर्बन एरियाज जो है वो हाईली डेवलप्ड है. नाउ इफ यू लुक क्लोजली इन द अर्बन एरियाज, वहाँ पे आप क्या देखोगे कि वहाँ पे जो रिच है, जिनके पास पैसा है, वो बहुत ज़्यादा अमीर है, वो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करते हैं, उनके पास काफ़ी सारा जो पैसा है वो है, तो उसकी वजह से वो ज़्यादा प्रॉफिट में चले जाते हैं. बट इफ़ यू सी द पुअर पीपल इन द अर्बन एरियाज, वो काफ़ी ज़्यादा पुअर है. नाउ इट लेड, इससे क्या हुआ है? इट लेड टू द सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इन अर्बन एरियाज. यानी अर्बन एरियाज में हमें जो सोशल प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही है, वो दैट इज बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द फ्रेंच रेवोल्यूशन कंट्रीब्यूटेड टू सोशियोलॉजी बाय. अभी हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो हमने डिस्कस किया है कि इससे क्या क्या हुआ है. नाउ इट लेड टू द इट कंट्रीब्यूटेड टू द सोशियोलॉजी बाय. इसने सोशियोलॉजी में कंट्रीब्यूशन दिया है. कैसा? बाय रीएनफोर्सिंग ट्रेडिशनल अथॉरिटी को रेनफोर्स करना. नहीं, ये तो नहीं है. ये तो हमने पहले ही डिस्कस किया है कि ट्रेडिशनल अथॉरिटी को क्या करना है? उसको ख़त्म करना है. सुपरस्टिशन उसको ख़त्म करना है. हाईलाइटिंग सोशल इनइक्वालिटी एंड द नीड फॉर चेंज. प्रमोटिंग फ्यूडलिज्म. नो. रिजेक्टिंग डेमोक्रेसी एंड इंडिविजुअल राइट्स. नो. इंडिविजुअल राइट्स और डेमोक्रेसी को ख़त्म करना नहीं. डेमोक्रेसी मैंने अभी वर्ड बताया है, लिबरल डेमोक्रेसी इससे आया है. लिबरल डेमोक्रेसी इससे आया है. लिबरल डेमोक्रेसी इससे लिबरल डेमोक्रेसी आया है. नाउ
इससे क्या हुआ है फ्रेंच रेवोल्यूशन से? नाउ यू आंसर द क्वेश्चन। इट हाईलाइटिंग सोशल इनइक्वालिटी, यानी ऑप्शन 2, जो ऑप्शन बी यहाँ पे है, सो दिस विल बी द राइट आंसर। हाईलाइटिंग सोशल इनइक्वालिटी यानी सोशल इनइक्वालिटी को हाईलाइट करना एंड द नीड फॉर चेंज, उसमें चेंज लाना, यानी सोशल इनइक्वालिटी जहाँ पे आपको दिखे उसको चेंज करना, यानी ऑल सोसाइटीज जो है उनको इक्वली ट्रीट करना। दिस वाज द मेन थीम ऑफ द फ्रेंच revolution, main theme of the French revolution. So the right option will be highlighting social inequality को highlight करना and the need for the same, उसको उस चीज को ठीक करना। So this was the main theme of French revolution. Moving to the next question. What is the most basic definition of society? सोसाइटी की बेसिक डेफिनेशन क्या है? सोसाइटी हम किसको कहते हैं? नाउ योर ऑप्शंस आर अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन डिफरेंट टेरिटरीज, क्या हम सोसाइटी इसको कहते हैं? या अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स शेयरिंग कॉमन कल्चर एंड इंटरेक्शंस, या अ कम्युनिटी ऑफ एनिमल्स, या अ गैदरिंग ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर लेजर, यानी इंडिविजुअल्स का गैदर होना किसके लिए? खेल के लिए, लेजर के लिए। तो दिस विल बी नॉट योर आंसर। सी ए कम्युनिटी ऑफ एनिमल्स, ऑब्वियसली दिस विल बी नॉट योर आंसर। ऑप्शन 1 ए ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन डिफरेंट टेरिटरीज, नो, डिफरेंट टेरिटरीज नहीं होगा, सेम टेरिटरी होगा। सो द ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। सो अगर आप क्वेश्चन को बाय एलिमिनेशन मेथड से भी करोगे, सो यू विल टिक द, सो देयर आर हाई चांसेस कि आप करेक्टली टिक कर पाओगे। सो सोसाइटी हम किसको कहते हैं? ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो क्या शेयर करते हैं? एक कॉमन कल्चर and interreactions. For example, I will take here example. We are the Kashmiris. We are Kashmiris. Now we have a same culture. Culture में क्या आता है? Food आता है, clothing आता है, religion आता है, तो नॉर्म्स आते हैं। तो ये सारी चीज़ें किस में आती है? कल्चर में आती है। नाउ वी शेयर द सेम कल्चर, वी शेयर कॉमन कल्चर and we interact each other. This is what is called as a society. So this is the most basic definition of society. Moving to the next question. What are the two main perspectives in sociology to study society? So दो चीज़ें हैं सोशोलॉजी को स्टडी करने के लिए। एक है, वन इज, क्या एक माइक्रो है, दूसरा मैक्रो पर्सपेक्टिव है? क्या एक फंक्शनल या कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है? क्या एक थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव है? या क्या इंडिविजुअल है या कलेक्टिव पर्सपेक्टिव? सो दो ये आप याद रखिए कि जो सोशोलॉजी है इसको स्टडी करने के लिए हमारे पास दो पर्सपेक्टिव्स है, टू लेंसेज। सो वन इज फंक्शनल एंड द सेकंड वन इज कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। सो ये दो चीज़ें हैं। नाउ व्हाट दीज टू आर, इनको हम थोड़ा सा देख लेंगे। नाउ सी, फंक्शनल पर्सपेक्टिव जो है ये सोसाइटी को ट्रीट करता है एज ए बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म। यानी जिस तरह एक ऑर्गेनिज्म जो है वो जिंदा रहने के लिए क्या करता है? वो भाग दौड़ करता है। एक इंडिविजुअल जिंदा रहने के लिए क्या करता है? उसको भाग दौड़ करना है, उसको सोसाइटी में एडजस्ट होने के लिए उस सोसाइटी के नॉर्म्स को क्या करना है? अपहोल्ड करना है। सो दिस इज द फंक्शनल अप्रोच। और इसका जो मेन प्रपोनेंट था वो था कौन? इमाइल, इसको आप याद रखेंगे, इमाइल डर्केनहीम। So this was the main proponent of functional perspective. Now the conflict perspective क्या है? Now it deals with the power and struggles. And inequality.
यानी सोसाइटी में, नाउ व्हाट द सोसाइटी में क्या है, नाउ देयर इज ऑलवेज अ पावर एंड देयर इज ऑलवेज अ स्ट्रगल ऑफ पावर। यानी एक बंदा चाहता है कि मैं पावर में आ जाऊं, सो उसके लिए उसको क्या करना है, सो ही हैज टू स्ट्रगल। नाउ इसका जो मेन प्रपोनेंट था वो कौन था, कार्ल मार्क्स। इस चीज को आप याद रखेंगे, कार्ल मार्क्स was the main proponent and he is the main proponent of conflict perspective. Now moving to the next question, which of the following is not a characteristic of a society? Now see, there are many different characteristics of a society. Now इसमें यहाँ पे क्या पूछा गया है, इसमें यहाँ पे पूछा गया है कि कैरेक्टरिस्टिक कौन नहीं है, जो ऑप्शंस में दिया हुआ है इनमें से कौन नहीं है। सो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे वहाँ पे भी, सो दैट कि आप क्वेश्चन को गलत ना करें। 2 बार आप क्वेश्चन को पढ़ लेंगे तो उससे क्या होता है कि क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो जाए। नाउ सी यहाँ पे नॉट पूछा है तो हम ऑप्शंस को देख लेंगे। पहली जो ऑप्शन है वो है सोसाइटी इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। तो ये बिल्कुल सही है। सोसाइटी क्या है, इट्स अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। अभी मैंने बताया है कि सोसाइटी में हम क्या करते हैं, वी डेवलप रिलेशनशिप्स, वी इंटरएक्ट ईच अदर, सो इट्स अ वेब ऑफ सोशल रिलेशन। सो ये ऑप्शन नहीं आएगा। पूछा क्या है, नॉट। सो ये एक कैरेक्टरिस्टिक है सोसाइटी का। सोसाइटी हैज अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल बाउंड्री। यस अप्रॉक्स, ये तो बिल्कुल सही है कि एक सोसाइटी की क्या होती है, एक जियोग्राफिकल बाउंड्री। फॉर एग्जांपल वी कश्मीरी, सो वी हैव अ स्पेसिफिक बाउंड्री। ठीक। ऑप्शन 3, सोसाइटी इज डायनामिक एंड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। सोसाइटी क्या है, इट इज डायनामिक एंड इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। यानी सोसाइटी दिन ब दिन क्या होती है, चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे अपनी सोसाइटी लेंगे, कश्मीरी सोसाइटी अगर हम यहाँ पे लेंगे, सो हमारी सोसाइटी में क्या है ना, अगर हम देखेंगे ओल्ड एज में यहाँ पे फेरन्स पहना करते थे, यहाँ पे कुछ और चीज़ें थी जो आज हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो आज आप मैक्सिमम अगर आप देखोगे वेस्टर्न कल्चर यहाँ पे अडॉप्ट हुआ है। सो द सोसाइटी इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, इट इज एडजस्टिंग with the new technologies, it is adjusting with the new technologies. So this is again one more characteristic of the society. So बचा क्या है, ऑप्शन डी। so this will be your right answer. so ऑप्शन डी क्या है, society does not require shared norms or culture। अभी मैंने बताया है कि यहाँ पे सोसाइटी में क्या होता है, we share norms or culture, we share norms or कल्चर। सो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, सोसाइटी डज नॉट रिक्वायर, सोसाइटी को जरूरत नहीं होता है। सो दिस विल बी योर राइट ऑप्शन, दिस विल बी योर राइट ऑप्शन, दिस विल बी नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोसाइटी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द फंक्शनल परस्पेक्टिव सोसाइटी इज कंपेयर टू। अभी मैंने बताया है कि फंक्शनल अप्रोच में हम सोसाइटी को क्या ट्रीट करते हैं, एज ए बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, एज ए बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। मूविंग टू द नेक्स्ट, द कन्फ्लिक्ट परस्पेक्टिव इन सोशियोलॉजी एम्फेसिस। जो कन्फ्लिक्ट परस्पेक्टिव है उसमें हम सोसाइटी को या सोशियोलॉजी उसमें हम किस पे जोर देते हैं ज़्यादा। सो अभी मैंने बताया है पावर स्ट्रगल्स एंड इनइक्वालिटी, ये दोनों हमने किए हैं। नाउ देयर इज अ डेफिनेशन, सो ये आपको याद रखना है। Who defined society as a web of social relationships? कल आपका क्वेश्चन ऐसी फ्रेम हो जाएगा कि बताइए हमें कि किस बंदे ने सोसाइटी को डिफाइन किया है एज ए वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। तो अभी आपने ये कैरेक्टरिस्टिक भी पढ़ा है। सो ये किसने किया है, मैकीवर एंड पेजी ने। सो इसको आप ऐसे ही याद रखेंगे, याद हो जाए तो ठीक, नहीं हो जाए तो वेल एंड गुड, बट ये आपको आंसर राइटिंग में भी हेल्प करेगा। जब आप क्वेश्चन कोई सोशियोलॉजी का लिखोगे तो अगर आप ये डेफिनेशन याद रखोगे कि अकॉर्डिंग टू द मैकीवर एंड द पेजी सोसाइटी इज ए वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, सो इससे आप बहुत मार्क्स जो है, अच्छे मार्क्स जो है वो फैच कर सकते हो। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, so this was the last question
of today's session. So this is the end of your first chapter. सो इस तरह से हम पूरे चैप्टर्स के जो जो पॉसिबल एमसीक्यू क्वेश्चंस जो बनते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन, चूँकि अभी आप एग्ज़ाम का अभी आपको टाइम है, सो हम आराम से सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ जो है उनको यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे, उनको यहाँ पे देख लेंगे, और जो ऑप्शंस उसमें से होंगे उनको भी हम डिफ़ाइन करेंगे, सो दैट आपको एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव मिले। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने जो फ्रेंड्स हैं, अपने जो दोस्त हैं, उनको भी आप ये जो चीज़ है ये शेयर करोगे, सो दैट उनको भी मैक्सिमम प्रॉफिट गेन हो। सो थैंक यू वेरी मच।